नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो भारत की डिजिटल दुनिया में एक कह सकते हैं बड़ा बदलाव लाने वाला है। हाँ। ये है नया ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025, जिसे हाल ही में मतलब 21 अगस्त को संसद ने पारित किया है। नमस्ते। हाँ बिल्कुल, ये कानून काफी महत्वपूर्ण है और इसकी टाइमिंग भी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग भारत में जिस तेजी से बढ़ रहा है। हमारी आज की बातचीत का आधार वही सरकारी दस्तावेज है डॉक 202582161801 पीडीएफ, जिसमें इस नए बिल की पूरी जानकारी दी गई है। हाँ, तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि इस कानून को ठीक से समझें, इसकी तह तक जाएं। मतलब आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसमें क्या खास बातें हैं, और सबसे जरूरी कि ये हमारे समाज पर, हमारे इकोनॉमी पर और जो हमारा डिजिटल फ्यूचर है उस पर कैसे असर डालेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई मामूली कानून नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन है हमारी युवाओं की सुरक्षा से, देश की अर्थव्यवस्था से और भारत की जो ग्लोबल डिजिटल पहचान बन रही है उससे भी। और ये भी देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO वो भी गेमिंग डिसऑर्डर को बाकायदा एक मेडिकल कंडीशन मान चुका है। तो ये बताता है कि मुद्दा कितना सीरियस हो सकता है। सही कहा। तो फिर इंतजार क्यों करें, चलिए शुरू करते हैं और इस नए कानून को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में होगा, भाई इस बिल की जरूरत पड़ी ही क्यों? ऐसा क्या चल रहा था ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में कि सरकार को एक कदम उठाना पड़ा? देखिए, असल में जो ऑनलाइन मनी गेम्स थे, मतलब वो खेल जिनमें पैसा लगता था, वो एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। ये सिर्फ क्या कहते हैं टाइम पास या मनोरंजन नहीं रह गए थे, इनसे बहुत गंभीर सामाजिक और आर्थिक दिक्कतें खड़ी हो रही थी। आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले सामने आए। आंकड़े? कैसे आंकड़े? कुछ अंदाजा है कितना बड़ा था ये प्रॉब्लम? जी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया था कि एक अनुमान के मुताबिक करीब 45 करोड़ लोग 45 करोड़? हाँ, 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के नेगेटिव असर को झेल रहे थे। और जो पैसों का नुकसान हुआ वो करीब 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। 20,000 करोड़ रुपए और 45 करोड़ लोग, ये तो बहुत ही बड़ा स्केल है। और ये सिर्फ पैसों का ही नुकसान नहीं रहा होगा यकीनन। बिल्कुल नहीं, पैसे तो गए ही, लेकिन उसके पीछे की कहानियां और भी दुखद हैं। परिवार टूट रहे थे, युवा खासकर बच्चे इसकी लत में पड़ रहे थे। उनकी पढ़ाई, उनका काम सब चौपट हो रहा था। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और कुछ बहुत ही दुखद मामलों में तो लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। जैसा मैंने कहा, जब WHO भी गेमिंग डिसऑर्डर को ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज में शामिल करता है, तो ये सिर्फ एक लत नहीं, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी बात हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। तो जो हमारे मौजूदा कानून थे वो इस ऑनलाइन दुनिया को काबू करने में काफी नहीं थे, क्योंकि जुआ और सट्टेबाजी तो खैर पहले से ही गैर कानूनी है हमारे यहाँ। हाँ, वहीं पे एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कानूनी खाई थी। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 हो या राज्यों के अपने कानून, वो जमीन पर होने वाले जुए सट्टे को तो रोकते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन दुनिया थी ये काफी हद तक अनरेगुलेटेड थी। मतलब इस पर कोई खास नियम कानून नहीं थे। कंपनियां इसी कानूनी धुंधलके का फायदा उठा रही थीं। अच्छा। और दूसरा बड़ा सिरदर्द था, वो प्लेटफॉर्म्स जो चलते तो विदेशों से थे पर ऑपरेट भारत में कर रहे थे, उन पर हमारे कानूनों का सीधा नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था। समझ गया। और क्या सिर्फ लत और पैसों के नुकसान के अलावा भी कोई चिंताएं थी? हाँ, बिल्कुल। धोखाधड़ी के मामले तो थे ही, फ्रॉड बहुत हो रहा था। फिर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी हो रहा था। मतलब गलत तरीके से कमाया पैसा यहाँ लगाकर सफेद किया जा रहा था। और कुछ मामलों में तो शक था कि इनका इस्तेमाल टेरर फाइनेंसिंग या कोई अवैध संदेश फैलाने, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी हो सकता है। तो ये सब चीजें मिलकर एक सख्त कानून को जरूरी बना रही थीं। तो समस्या तो वाकई काफी गहरी और कई परतों वाली थी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये बिल सिर्फ बैन लगाने, सब कुछ बंद करने के बारे में है, या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री अपने आप में तो काफी बड़ी है, इसमें इनोवेशन की, नौकरियों की भी बात होती है। हाँ, और यही इस बिल की सबसे खास बात है मुझे लगता है। इसका नजरिया काफी बैलेंस्ड है। ये सिर्फ डंडा चलाने वाला कानून नहीं है। ये मानता है कि ऑनलाइन गेमिंग में, खासकर जो ई स्पोर्ट्स हैं या जो क्रिएटिव गेम्स हैं, उनमें भारत के लिए बहुत पोटेंशियल है। इनोवेशन, जॉब्स, ग्लोबल स्टेज पर पहचान। अच्छा। तो इसका मकसद दोहरा है।
एक तरफ जो हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाना, और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव साइड है, जैसे ई स्पोर्ट्स या सुरक्षित स्किल बेस्ड सोशल या एजुकेशनल गेम्स, उनको एक्टिवली प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। ये दिलचस्प है, मतलब सरकार ने कोशिश की है कि जो नुकसानदेह है और जो रचनात्मक है उसके बीच एक साफ लकीर खींची जाए। तो ये फर्क किया कैसे गया है? क्या बिल गेम्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटता है? हाँ, बिल्कुल। और ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है इस बिल को समझने के लिए। बिल मुख्य रूप से 3 तरह के ऑनलाइन गेम्स की बात करता है। पहला है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स, हाँ। इनको एक संगठित कॉम्पिटिटिव डिजिटल खेल माना गया है, जैसे प्रोफेशनल वीडियो गेम टूर्नामेंट्स होते हैं। इनमें जीतने के लिए स्किल चाहिए, स्ट्रैटेजी, टीम वर्क, तेज फैसले लेने की क्षमता। बिल इनको एक लेजिटिमेट खेल की तरह देखता है और इनको प्रमोट करने की बात करता है। ओके, यानी ई स्पोर्ट्स कुछ स्पोर्ट्स स्पोर्ट दर्जा मिल रहा है एक तरह से। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी है ऑनलाइन सोशल गेम्स। ये वो गेम्स हैं जो हम आप आमतौर पे खेलते हैं मनोरंजन के लिए, कुछ सीखने के लिए या दोस्तों से जुड़ने के लिए। ये ज़्यादातर स्किल बेस्ड होते हैं और सुरक्षित माने जाते हैं। इनसे समाज को कोई खतरा नहीं है। ठीक है। और तीसरी किस्म, जिस पर शायद सबसे ज्यादा फोकस है, वो है ऑनलाइन मनी गेम्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, इनमें किसी न किसी तरह का पैसों का दाव, फाइनेंशियल स्टेक शामिल होता है। अब चाहे वो गेम किस्मत के भरोसे चलता हो या स्किल के भरोसे या दोनों का मिक्स हो, अगर पैसा लग रहा है, दाव पर है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। और क्योंकि इन्हीं गेम से वो सारी समस्याएं जुड़ी थीं, लत, पैसों का भारी नुकसान, धोखाधड़ी वगैरह, इसलिए बिल इन पर, मतलब ऑनलाइन मनी गेम्स पर, पूरी तरह से बैन लगाता है। समझ गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये वाकई बहुत अहम है। ये साफ कर देता है कि सरकार टेक्नोलॉजी या गेमिंग के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके गलत इस्तेमाल, उसके शोषण करने वाले रूप के खिलाफ है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं बिल के प्रावधानों में। कानून कहता क्या क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहली बात प्रयोज्यता, एप्लीकेबिलिटी की। ये कानून पूरे भारत में लागू होगा, और सिर्फ भारत में चलने वाली सेवाओं पर ही नहीं, बल्कि उन ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी लागू होगा जो भले ही भारत के बाहर से ऑपरेट हो रही हों, लेकिन अपनी सर्विस भारत में दे रही हैं। तो विदेशी प्लेटफॉर्म्स भी इसके दायरे में आएंगे। ये महत्वपूर्ण है कि ये विदेशी प्लेटफॉर्म्स वाला पॉइंट। अच्छा, और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या कंक्रीट कदम उठाए जाएंगे? ई स्पोर्ट्स के संवर्धन के लिए काफी योजनाएं हैं। जैसा हमने कहा, उन्हें वैध प्रतिस्पर्धी खेल का दर्जा मिलेगा। जो हमारा युवा मामले और खेल मंत्रालय है, वो इनके लिए नियम बनाएगा, स्टैंडर्ड तय करेगा, एक कोड ऑफ एथिक्स भी बनाएगा। ई स्पोर्ट्स की अकादमियां बने, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने, रिसर्च हो, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। और खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मौके मिले, इसके लिए इंसेंटिव स्कीम्स भी लाई जाएंगी। काफी व्यापक लग रहा है ई स्पोर्ट्स के लिए। और जो सोशल या एजुकेशनल गेम्स की बात हुई, उनके लिए भी कुछ खास है? जी हाँ, उनके लिए भी संवर्धन का प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार ऐसे सुरक्षित, एज अप्रोप्रिएट, मतलब आयु के हिसाब से सही सोशल और एजुकेशनल गेम्स को पहचानेगी और रजिस्टर करेगी। खास तौर पर वो गेम्स जो सीखने में, हमारी संस्कृति को समझने में या कोई स्किल बढ़ाने में मदद करते हों। इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स बनाने की भी बात है, और इनके फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने की भी। ठीक है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर सबकी नजर है, जो हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स है। उनका क्या? उन पर पूर्ण प्रतिबंध है, बिल्कुल साफ शब्दों में, कंप्लीट बैन। इसमें कोई अगर मगर नहीं छोड़ा गया है कि ये स्किल बेस्ड है या चांस बेस्ड। अगर पैसे का दाव है तो ये प्रतिबंधित है। और सिर्फ गेम चलाना या खेलना ही नहीं, क्या? इनका विज्ञापन करना, इनको प्रमोट करना, ये भी अपराध माना जाएगा। ओ, विज्ञापनों पर भी रोक? ये तो बहुत बड़ा कदम है। अक्सर सेलिब्रिटीज वगैरह इनके विज्ञापन करते दिखते थे। और क्या इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का भी प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल। बिल साफ कहता है कि जो बैंक्स हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, उन्हें इन प्रतिबंधित गेम से जुड़े किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रोकना होगा। और साथ ही सरकार के पास आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत ऐसी गैर कानूनी वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक करने की शक्ति तो है ही, उसको और बल मिलेगा। आपने शायद सुना भी हो, सरकार ने 2022 से जून 2025 के बीच करीब 1524 ऐसी बेटिंग और गैम्बलिंग
साइट्स एप्स ब्लॉक की भी थीं। तो वो कार्रवाई अब और मजबूत होगी। अब ये सारे नियम कानून बन तो गए, लेकिन इनका पालन हो ये कौन देखेगा? क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी? जी, उसके लिए एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है। ये एक नेशनल लेवल का रेगुलेटर होगा। हो सकता है नया बनाया जाए या शायद किसी मौजूदा संस्था को ही ये जिम्मेदारी दे दी जाए। इसका मुख्य काम होगा गेम्स को क्लासिफाई करना, उन्हें रजिस्टर करना, ये तय करना कि कौन सा गेम प्रतिबंधित मनी गेम की कैटेगरी में आता है, लोगों की शिकायतें सुनना और डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करना। और अगर कोई ये नियम तोड़ता है तो सजा क्या है? दंड के प्रावधान कैसे हैं? सख्त हैं? हाँ, दंड काफी सख्त रखे गए हैं। ये दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। अपराध और दंड वाले सेक्शन में देखिए, अगर कोई प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करता है या उसे चलाने में मदद करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 1 करोड़? जी, और इन गेम से जुड़े पैसों के लेन देन में, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मदद करने पर भी यही सजा है, 3 साल तक जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना। अगर कोई इनका विज्ञापन करता है या प्रमोशन करता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 50 लाख? और अगर कोई बार बार ये जुर्म करे तो, मतलब आदतन अपराधी हो तो सजा और भी कड़ी हो जाएगी। बार बार अपराध करने पर 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन अपराधों को संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल बनाया गया है। संज्ञेय और गैर जमानती, इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझाएं तो। देखिए, संज्ञेय का मतलब है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर पुलिस के पास पुख्ता जानकारी है तो वो सीधे एक्शन ले सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। और गैर जमानती का मतलब है कि गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना आरोपी का कानूनी अधिकार नहीं होगा। जमानत मिलेगी या नहीं, ये पूरी तरह से कोर्ट तय करेगा, केस की गंभीरता देखकर। अच्छा, तो ये दोनों चीजें, संज्ञेय और गैर जमानती होना, ये दिखाती हैं कि कानून इन अपराधों को बहुत सीरियस मान रहा है और चाहता है कि कार्रवाई तुरंत और प्रभावी हो। ये तो हुई इंडिविजुअल की बात, लेकिन अक्सर इन गेम्स के पीछे बड़ी कंपनियां होती हैं। क्या कंपनियों और उनके बड़े अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। बिल में कॉर्पोरेट और संस्थागत लायबिलिटी का साफ प्रावधान है। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी ये अपराध करती है तो उस कंपनी के जो भी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या दूसरे ऑफिसर उस वक्त कंपनी के काम के लिए जिम्मेदार थे, वो भी दोषी माने जाएंगे। अच्छा, मतलब वो ये कहकर बच नहीं सकते कि ये तो कंपनी ने किया? नहीं, उन्हें ये साबित करना होगा कि ये अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ या फिर उन्होंने इसे रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी ड्यू डिलिजेंस, मतलब पूरी सावधानी बरती थी। हाँ, इसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी के रोजमर्रा के कामों में शामिल नहीं होते, उन्हें थोड़ी रियायत है अगर वो ये साबित कर सकें कि उन्होंने उचित सावधानी बरती थी। ठीक है। और जांच कौन करेगा? क्या पावर्स होंगी जांच करने वाले अधिकारियों के पास? केंद्र सरकार स्पेशल ऑफिसर्स को जांच और प्रवर्तन की शक्तियां, इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट पावर्स देगी। ये अधिकारी जांच कर सकेंगे, तलाशी ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर संपत्ति, चाहे वो डिजिटल हो जैसे कंप्यूटर, सर्वर, या फिजिकल हो जैसे ऑफिस, उसे जब्त भी कर सकेंगे। कुछ गंभीर मामलों में उन्हें बिना वारंट के भी किसी जगह पर घुसने और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया जा सकता है। और सारी जांच प्रक्रिया जो है वो हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के हिसाब से ही चलेगी। तो ये तो हो गए कानून के मुख्य प्रावधान, काफी डिटेल्ड और सख्त लग रहे हैं। अब बात करते हैं इसके फायदों की। सरकार को इससे क्या उम्मीद है? समाज को इससे क्या मिलेगा? फायदे कई गिनाए जा रहे हैं। पहला तो है रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, बूस्ट टू क्रिएटिव इकोनॉमी। उम्मीद है कि जब हानिकारक गेम्स पर रोक लगेगी और ई स्पोर्ट्स और सुरक्षित गेम्स को प्रोत्साहन मिलेगा तो भारत गेमिंग और डिजिटल कंटेंट बनाने का एक बड़ा हब बन सकता है। इससे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, गेम डिजाइनर्स, ई स्पोर्ट्स एथलीट्स, कमेंटेटर्स, इनके लिए नई नौकरियां पैदा होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इनोवेशन को भी पुश मिलेगा। और युवाओं के लिए इसका क्या पॉजिटिव असर हो सकता है? युवाओं का सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट भी एक बड़ा मकसद है। उन्हें जो ये नुकसानदेह मनी गेम्स का जाल है उससे निकालकर सेफ और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की तरफ मोड़ने का एक प्रयास है। ई स्पोर्ट्स या दूसरे स्किल बेस्ड गेम्स खेलने से उनमें
टीम वर्क, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्रेशर झेलने की क्षमता, ये सब गुण डेवलप हो सकते हैं। और जो टैलेंटेड युवा हैं, उनके लिए ई स्पोर्ट्स में बाकायदा करियर बनाने के रास्ते भी खुलेंगे। हाँ, ये तो है। और समाज के लेवल पर परिवारों के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या माना जा रहा है? शायद सबसे बड़ा फायदा है एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण का बनना। लाखों परिवार हैं जो इन शिकारी प्रेडिटरी ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के चंगुल में फंस जाते थे। ये प्लेटफॉर्म्स झूठे सपने दिखाते हैं लोगों को, खासकर युवाओं को फंसाते हैं और फिर उन्हें लत और कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल देते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है कि इस कानून से वो सब रुकेगा, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, परिवारों में तनाव कम होगा और जो सामाजिक ताना बाना है वो भी मजबूत होगा। और क्या इसका असर भारत की ग्लोबल इमेज पर भी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, वैश्विक नेतृत्व को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत दुनिया को ये दिखा सकता है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी के फायदों को अपनाते हुए भी उसके जो खतरे हैं उनसे अपने नागरिकों को बचा सकते हैं। ये एक तरह से जिम्मेदार डिजिटल गवर्नेंस का मॉडल पेश कर सकता है, खासकर उन विकासशील देशों के लिए जो खुद भी ऑनलाइन गेमिंग की इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आपने शुरू में कहा था कि ये बिल अकेला नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मतलब सरकार पहले से भी इस दिशा में कुछ कर रही थी। हाँ बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये बिल एकदम से हवा में नहीं आया है। सरकार पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन गेमिंग के जोखिमों को लेकर चिंतित थी और कई स्तरों पर कदम उठा रही थी। जैसे आईटी नियम 2021 में अप्रैल 2023 में संशोधन किए गए थे। उनमें भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करने और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज यानी SRBs के जरिए परमिसिबल यानी स्वीकार्य गेम्स को वेरीफाई करने की बात थी। हालांकि वो SRB वाला मॉडल शायद उतना कारगर नहीं हो पाया। हाँ, सुना था उसके बारे में। अनधिकृत सट्टेबाजी या जुए के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। फिर IGST एक्ट 2017 का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, खासतौर पर जो ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर नकेल कसने के लिए। उन्हें भारत में रजिस्टर करना जरूरी बनाया गया है और अगर वो नहीं करते तो उन्हें ब्लॉक करने की कार्रवाई की जा रही है। और वो विज्ञापनों वाला मुद्दा, जो भ्रामक विज्ञापन आते थे खासकर सेलिब्रिटीज वाले। हाँ, उसके लिए हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, जिसके तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम करती है। CCPA ने कई बार एडवाइजरी जारी की है, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को चिताया है कि वो बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को एंडोर्स ना करें। भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई भी हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, डिजिटल मीडिया को कई बार ऐसी एडवाइजरीज भेजी हैं। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है 1930। इस हेल्पलाइन पर आप तुरंत फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने भी स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं कि बच्चों को सेफ और एथिकल ऑनलाइन गेमिंग के बारे में कैसे जागरूक किया जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 एक बहुत ही क्या कहें सोचा समझा और मल्टी प्रोंग्ड मतलब कई दिशाओं से किया गया प्रयास लगता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम को दबाने की कोशिश नहीं है, बल्कि उसका समाधान निकालने और साथ ही जो पॉजिटिव पहलू हैं उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, ये एक संतुलन बनाने का प्रयास है। एक तरफ नागरिकों को, खासकर युवाओं को, ऑनलाइन मनी गेम्स के गंभीर खतरों से बचाना और दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स और रचनात्मक गेमिंग जैसे जो उभरते हुए सेक्टर्स हैं उन्हें फलने फूलने का सही माहौल देना। लेकिन जैसा हर कानून के साथ होता है, असली चुनौती, असली परीक्षा इसके इम्प्लीमेंटेशन में होगी। मतलब कानून तो बन गया, पर ये जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी ढंग से लागू हो पाता है। हाँ, ये बात तो है। कानून बनाना एक बात है, उसे सही से लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। और ये डिजिटल दुनिया इतनी तेजी से बदलती है, रोज नई टेक्नोलॉजी, नए तरह के गेम्स, नए प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। तो कानून को भी लगातार अपडेटेड रहना होगा, फ्लेक्सिबल होना होगा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, मनोरंजन के नए नए ऑनलाइन रूप सामने आएंगे, तब ये जो संतुलन है, इनोवेशन को बढ़ावा देना और समाज को सुरक्षित रखना, ये कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये शायद एक लगातार चलने वाली बहस और प्रक्रिया है। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचना होगा, समाज के तौर पर भी और पॉलिसी मेकर्स को भी।
खैर, आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर इतनी गहराई से और इतनी स्पष्टता से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारी इस चर्चा से श्रोताओं को इस नए कानून के बारे में, इसके पीछे की सोच के बारे में और इसके संभावित असर के बारे में काफ़ी कुछ समझने में मदद मिली होगी।